नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंदधारा न्यूज़। आज हमारे पॉडकास्ट की विशेष चर्चा में है हमारे विशिष्ट साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष अखिल जी। अखिल जी का जन्म 1953 में जनपद गाजियाबाद में ही हुआ और दिल्ली में इन्होंने एमए की है और इसके बाद इन्होंने 40 वर्षों तक जो है पत्रकारिता जगत में अपना जो है सक्रिय योगदान दिया है। नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बाल पत्रिका पराग तथा कनेक्शन मीडिया में समूह संपादक और निदेशक संपादक के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। वे बाल साहित्य और सामाजिक सरोकार के संवेदनशील कथाकार हैं। किन्नर विमर्श पर आधारित उनका उपन्यास दरमियाना हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। देश विदेश से प्राप्त अनेक साहित्यिक सम्मानों से अलंकृत श्री सुभाष अखिल जी आज भी स्वतंत्र लेखन और बाल कल्याण और पर्यावरण कार्यों में सक्रिय हैं और साथ ही बच्चों से लगाव होने के कारण घरौंदा बाल गृह में अपनी सेवाओं द्वारा पूरी तरह से समर्पित है। सुभाष अखिल जी आज हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है आनंदधारा न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ विमल जी आपका और आनंदधारा चैनल का और आपके दर्शकों का जिन्होंने मुझे अवसर दिया एक बाल आश्रम के विषय में विस्तार से बात करने के लिए। तो मैं हृदय से आपका आभारी हूँ और आप उसके बारे में जैसा जानना चाहें आप प्रश्न करेंगे तो मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि वो उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण मैं कर सकूँ। तो आपके प्रश्न मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमने देखा है कि आपने जो है बच्चों के प्रति बहुत सी कथाएं, बहुत सी रचनाएं आपने जो है प्रकाशित करवाई हैं और घरौंदा जो बाल गृह है इसमें जो अनाथ बच्चे जिनकी परवरिश, एजुकेशन वगैरह सब कुछ होता है उसमें भी आप जो है सक्रिय रूप से अपनी जो है सेवाओं को दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो घरौंदा बाल गृह है इसके साथ ये क्या अकेली संस्था है जो इस कार्य को कर रही है या इसके साथ और भी संस्थाएं हैं जो इसमें अपनी योगदान दे रही है? मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि नवभारत टाइम्स से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं मिशन तलाश रहा था कि मुझे समाज के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जुड़ना चाहिए। अभी मेरा परिचय श्री ओमकार सिंह जी से हुआ जो अधिवक्ता भी हैं और वो एक मिशन को लेकर चल रहे थे। तो मैं उनके संपर्क में आया तो मैंने देखा कि किस तरह से वो समाज के प्रति और बच्चों के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो जब मैं उनके संपर्क में आया तो मुझे जानकारी मिली कि वे एक संस्था है भरतपुरिया शिक्षा समिति जिसके वो संस्थापक निदेशक हैं और उस संस्था के अंतर्गत वो अनेक उप संस्थाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। तो भरतपुरिया जो है वो मदर इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं और उसके अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री बाल वाटिका स्कूल है और लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम है और घरौंदा शिशु गृह बाल आश्रम है और उसी के अंतर्गत अब घरौंदा दत्तक गृह अभिकरण भी आपके निर्देशन में कार्य कर रहा है। ये भरतपुरिया शिक्षा समिति का जो गठन है इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा तो ओमकार जी को मिली और वो अपने संघर्ष के दिनों में जब वो देख रहे थे कि उनके अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के उनके सामने समस्या आ रही थी, आर्थिक संकट खड़े हो रहे थे, तो उस चीज़ को उन्होंने बहुत शिद्दत से महसूस किया और तब उन्होंने ये सोचा कि जो गरीब बच्चे हैं, ठेली वाले, कुंचे वाले, झोंपड़पट्टी वालों के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, कूड़ा बीनने वालों के बच्चे हैं जो ठीक से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो उनके मन में वो संवेदनाएं जागी कि इन बच्चों को भी यदि मैं किसी प्रकार शिक्षित कर सकूं और तो ये भी समाज की मुख्य धारा में कल शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रेरणा को लेकर श्री ओमकार सिंह जी ने भरतपुरिया शिक्षा समिति का गठन किया और उसके अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री बाल वाटिका पहले आरंभ की जिसमें गरीब घरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। ये लाल बहादुर शास्त्री बाल वाटिका स्कूल की जो समाज के निम्न वर्ग के लिए क्या भूमिका है? ये वो बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं या जिनके माँ बाप उतने खुद शिक्षित नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि शिक्षा का व्यक्तित्व के लिए क्या कितना बड़ा योगदान है। तो ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल के लाना, बल्कि वो जगह जगह गए हैं, झोपड़ियों में गए हैं, उनके बच्चों को लाए हैं कि इन बच्चों को
आप स्कूल में भेजिए, हम पैसा नहीं लेंगे। इस तरह से उन्होंने जगह जगह जाकर के बच्चों को निकाला और शिक्षा की दृष्टि से उन बच्चों को जोड़ा। क्या ये विद्यालय पंजीकृत है एवं किस किस कक्षा तक की शिक्षा प्रदान जी, करता है? ये विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और यहाँ नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक बालक बालिका दोनों के लिए ये विद्यालय खुला है। कोई भी गरीब बच्चा इसमें आता है, पढ़ने के लिए आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। अभी तक लगभग कितने बच्चे यहाँ से शिक्षित होकर निकले हैं और तथा इसकी उपलब्धियां क्या रही? हाँ, मेरा अनुमान है कि यहाँ से करीब 5,500-6 हज़ार बच्चे अभी पास आउट हुए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं गरीब बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे निकल कर आए हैं जो सीए बन गए हैं, जो बीटेक कर गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं और दूसरे प्रोफेशन में आ गए हैं। यहाँ के बच्चे एशियन गेम्स में भी गए हैं। एक बच्चे का मैं जिक्र विशेष रूप से करना चाहूँगा। एक ऐसा बच्चा स्कूल में आया पढ़ने के लिए जिसके दोनों हाथ नहीं थे, तो ये लगा कि ये कैसे पढ़ पाएगा, लेकिन उसने अंगूठे से ही चीज़ों को पढ़ना शुरू किया और बड़ा सुखद अनुभव होता है जब ये देखते हैं कि वो बच्चा बीटेक कर गया और आज एक संस्थान में वो इंजीनियर के तौर पे कार्य कर रहा है, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, केवल पाँव से ही वो लिख पढ़कर अपना शिक्षित हो गया। तो निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था रहती है? व्यवस्था ये रहती है, पहले तो ऐसा हुआ गया था कि इनसे कोई फीस के रूप में कुछ नहीं लिया जाता था। तो ये देखा गया कि माँ बाप की कोई रुचि नहीं है बच्चों को पढ़ने भेजने के लिए कि वो स्कूल जाए, वो जिम्मेदारी वो नहीं समझते हैं। तो एक टोकन अमाउंट के रूप में मान लीजिए 10 रुपये की फीस जोड़ी गई, तो उससे माँ बाप को ये एहसास होने लगा कि मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, तो बच्चे को डांट के कहने लगे चल स्कूल जा। तो माँ बाप में भी ये एक अवेयरनेस आई, एक ये बोध पैदा हुआ कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से वो जिम्मेदारी पड़ने पर वो बच्चों को स्कूल में भेजा जाने लगा। फिर कुछ ऐसे मेधावी बच्चे सामने आए जिनके जो उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते थे, तो उसके लिए श्री ओंकार जी ने क्या किया कि बच्चों को प्रायोजित किया। मतलब किसी न किसी द्वारा हमने ये कोशिश की कि कोई एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी समझ ली, उच्च शिक्षा तक के लिए जिम्मेदारी समझ ली, क्योंकि विद्यालय तो नर्सरी से 8वीं तक है। लेकिन कुछ मेधावी बच्चे जो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं या और आगे फील्ड में जाना चाहते हैं, डिफरेंट शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी वो कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं से कोई प्रायोजक मिल जाए ताकि उसकी शिक्षा पूरी हो जाए। ये लाल बहादुर शास्त्री आश्रम की नींव कैसे पड़ी? लाल बहादुर शास्त्री आश्रम की नींव, जहाँ तक मेरी चर्चा हुई ओंकार जी से, तो वो बताते हैं कि एक बार वो लखनऊ से कहीं लौट रहे थे ट्रेन द्वारा, तो उनका वो खाना टिफिन जो था वो बच गया था, तो उसे वो घर नहीं ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने उस टिफिन को प्लेटफॉर्म के डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि कुछ बच्चे भाग के वो आते हैं और वो डस्टबिन में से वो टिफिन खाने का निकाल देते हैं। अब वो डाल तो दिया था, लेकिन ओंकार जी खड़े होकर उस दृश्य को देखते रहे तो उनका मन काफ़ी भर आया कि देश में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता है। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? बोले हमारा कोई नहीं है, अमरनाथ है, और यहीं जो प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, ये ले लेते हैं। तो वो बड़े विचलित हुए और घर लौटने के बाद काफ़ी समय तक विचलित रहने के बाद उन्होंने भरतपुरिया शिक्षा संस्थान के अंतर्गत ही ये लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम की नींव रखी। और ऐसे बच्चे जो लावा जिसने ट्रेन में खो जाते हैं, पता भूल जाते हैं, घर से भाग आते हैं, या जो लेबर श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ से जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, जो कूड़ा बीनते हुए पकड़े जाते हैं या क्राइम करते हुए ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाते हैं, वो बच्चे सरकार के द्वारा यहाँ आने लगे और उनकी पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीने की व्यवस्था सब श्री ओंकार जी ने की और उन बच्चों को भी वो विद्यालय से जोड़ दिया। तो आश्रम के बच्चे भी हमारे विद्यालय में जाते हैं। तो ये आश्रम में जो प्रक्रिया जो चलती है, तो सारी व्यवस्था बच्चों की जाती है, उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे होती है? धन की व्यवस्था देखिए, सरकारी स्तर पर कोई ऐसी हमें सहायता प्राप्त नहीं होती है और हम आप जैसे लोग समाज के लोग ही हैं जो आगे बढ़कर आते हैं और जो उन बच्चों के खाने पीने रहने आदि के रूप में अपना योगदान देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये जो आश्रम है लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम, यहाँ 10 से 18 वर्ष के लड़के रहते हैं और उन सबका रहना खाना पीना शिक्षा वगैरह सब यहाँ रहती है। और 14-15 साल की उम्र के आसपास हम कोशिश करते हैं कि जिस बच्चे का रुझान जैसा हो
उसे उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम कराया जाए। कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है तो कंप्यूटर सीख ले, कुछ और करना चाहता है तो। और 18 साल के बाद ये कोशिश की जाती है कि उनका कहीं प्लेसमेंट हो जाए, उन्हें कहीं रोजगार मिल जाए। उसके बाद भी, क्योंकि वो अनाथ हैं, उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं है, कानून कहता है कि 18 साल के बाद ये आश्रम में नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए भी श्री ओंकार सिंह ये प्रयास करते हैं कि जो बच्चे कहीं ना कहीं व्यवसाय में आ गए हैं, वो बच्चे कहीं अलग कमरा लेके रहें, लेकिन संरक्षक के तौर पे आज भी ओंकार सिंह जी उन बच्चों को देखभाल करते हैं, उनकी समस्या है उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। इस रूप में ये आश्रम काम कर रहा है, लेकिन सरकारी योगदान कोई नहीं है, सिर्फ आम पब्लिक, आम लोगों से ही जो सहायता मिलती है उससे ही चल पाता है। आश्रम में बच्चे कहाँ से आते हैं तथा किस प्रकार की जो है समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि वो बच्चे कई प्रकार से, पुलिस द्वारा भी आते हैं या कहीं से कोई सूचना मिल जाती है, श्री ओंकार जी के पास खबर आ जाती है कि हाँ ये बच्चा है, तो वो बच्चे आ जाते हैं। कई बार ये होता है कि पुलिस रेस्क्यू करती है कुछ बच्चों को, जो बच्चे अलग अलग संस्थानों में श्रमिक के तौर पे कार्य करते हैं, उनको भी वहाँ से छुड़ाया जाता है। और कुछ बच्चे रेल में छूट जाते हैं, जब माँ बाप कहीं उतर गए, बच्चे ट्रेन में रह गए, या बच्चा गुमशुदा बच्चे भी आ जाते हैं हमारे पास। पहली कोशिश ये होती है कि हम बच्चों की काउंसलिंग करें और उनको उनके घरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो इस रूप में भी श्री ओंकार सिंह जी और उनकी पूरी टीम बहुत सक्रिय रूप से कोशिश करती है कि पहला प्रयास यही रहता है कि ये बच्चे अपने घर अपने सुरक्षित पहुंच जाएं, अपने रिलेशन में पहुंच जाएं। माँ बाप नहीं है तो जो ब्लड रिलेशन में दूसरे लोग हैं उन तक ये बच्चे पहुंच जाएं। और कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं या कुछ अपराधी किस्म की प्रवृत्ति के होते हैं। मुझे एक घटना याद आती है कि कुछ ऐसे बच्चे एक बार आगे थे, तो पुलिस उन बच्चों को आश्रम में लेकर के आ गई थी, लेकिन उन बच्चों को ड्रग्स वगैरह लेने की आदत थी, तो उन्होंने बाथरूम की खिड़की में से नट खोलकर और वो आश्रम के भी कुछ बच्चों को लेकर के भाग गए थे। तो बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सरकार के प्रति एक जवाबदेही भी होती है, तो उसमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये आश्रम में जो बच्चों की जो है व्यवस्था किस प्रकार चलती है, उनकी मतलब बच्चों की देख रेख कौन करता है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। उसमें देख, खाने बनाने वाले से लेकर साफ सफाई करने वाले, कपड़ा धोने वाले, और ऑफिस में अधीक्षक, उप अधीक्षक, तो इन और सिक्योरिटी, सुरक्षा गार्ड वगैरह, इन सब की व्यवस्था रहती है। और सारे स्टाफ का खर्च और बिल्डिंग किराए पे है। जो 3 बिल्डिंग है संस्थान की बिल्डिंग, तीनों बिल्डिंग किराए पे है, उनका खर्चा लाखों में बैठता है। स्टाफ को भी जोड़ने, बिजली का बिल है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सब खर्चे हैं। अब उसमें खाने की व्यवस्था है, तो खाना बनाने वाली एक कुक रहती हैं, वो नहीं आती हैं तो उनका एक सब्स्टिट्यूट आपको रखना पड़ता है। और बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका होमवर्क कराना है, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी है। काफ़ी मतलब एक टीम वर्क है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और घरौंदा को जोड़कर अगर हम बात करें तो करीब मेरे ख्याल 40-45 तो स्टाफ ही स्टाफ है। वो छोटे बच्चे संभालने के लिए भी है, बड़े बच्चे संभालने के लिए भी, क्योंकि 0 से 10 साल के बच्चे घरौंदा में रहते हैं और जिनका अडॉप्टेशन नहीं हो पाता, या जो बच्चे 10 साल के बाद बड़ी उम्र वाले मिलते हैं, वो लोग लाल बहादुर शास्त्री बाल आश्रम में आते हैं। छोटे बच्चे तो घरौंदा में रहते हैं। ये तो खैर आप बहुत अच्छा जो है प्रयास समाज में लेकर कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे जो ये पॉडकास्ट पे जो लोग देखेंगे, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भी हम भी उन बच्चों के लिए कुछ करें। बिल्कुल। तो उसके लिए आपके जो किस एड्रेस पे जो है संपर्क किया जाए, या कोई कांटेक्ट नंबर हो इस तरह? उसके लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक तो ये है कि आप अगर गूगल पे जाएंगे और आप वहाँ सर्च करेंगे घरौंदा बाल आश्रम या घरौंदा शिशु गृह, तो वहाँ आपको वहाँ पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ का एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ का लोकेशन आपको मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि जो श्रोता हमारे देख रहे हैं चैनल को, वो एक बार जरूर आए, हमारे आश्रम के बच्चों से मिलें, हमारे आश्रम की व्यवस्था को देखें, हम किस तरह से हाइजीनिक और साफ सफाई के साथ उन बच्चों को रखते हैं, ये आप स्वयं देखकर ही जाना जा सकता है। और मैं एक नंबर देना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई खोया हुआ बच्चा मिलता है या कोई अगर बच्चा गोद लेना चाहता है, तो श्री ओंकार सिंह जी से संपर्क कर सकता है। उनका मोबाइल नंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप दर्शक चाहे तो नंबर नोट कर लें।
बच्चा गोद लेने के लिए भी और कोई खोया हुआ बच्चा अगर मिलता है तो उसे पहुंचाने के लिए भी आप श्री ओमकार जी से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 931193110000 9311002905 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर 9311002905 9311002905 पर आप श्री ओमकार सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको अन्य जानकारी भी मिल जाएगी। आप अगर आश्रम में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप बच्चों से मिलना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आप यहाँ की व्यवस्था देखना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। और बच्चा गोद लेने के लिए भी आप इस नंबर पर श्री ओमकार जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने जो है ये हमें बाल आश्रम की जो जानकारी दी है और पूरे हम आश्रम के सभी स्टाफ को और आपको और ओमकार जी जो संचालक हैं, हम अपनी तरफ से जो है उनका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वो समाज में इस तरह के समाज सेवा कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे सुभाष अखिल जी, जो साहित्यकार भी हैं और जो है वरिष्ठ पत्रकार भी, और साथ में आपने देखा कि किस प्रकार वो जो है समाज में जो है इस तरह के सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। जो अनाथ बच्चे हैं जिनकी ज़रूरत है परवरिश की और जो है शिक्षा की, तो ये हम उनका आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं सुभाष जी का। और इसके साथ साथ जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, और कोई अपना सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। धन्यवाद विमल जी। मैं आपका और आनंद धारा चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी सारी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आप कितनी मेहनत परिश्रम से समाज के ज्वलंत मुद्दों को सामने ला रहे हैं। इसके लिए आप बधाई का पात्र हैं। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।